चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल स्टडीज में टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उसमें से 10 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर के आने हैं। 10 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने बीएचयू का पेपर देखा हो या मे बी एनटीए इस बार एग्जाम कराए। आपका सिलेबस आपको जीएस का मैं पहले ही बता दिया है कि इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के पोर्शन हैं, स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, मिसलिनियस, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि देखिए एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम है, हिस्ट्री सिविक्स पूछना नहीं चाहिए, उनको मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछने चाहिए। ठीक है, जैसा बीएचयू ने 2018 और 19 में मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछा है। ठीक है, तो इस बार भी चांसेस हैं कि ठीक ठाक कम से कम नियर अराउंड 10 क्वेश्चन भी इकोनॉमी से आ सकते हैं, या 4 या 5 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जीएस में दो तीन चैप ठीक है, जीएस में दो तीन ऐसे टॉपिक हैं जो समझने वाला बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो तो ज्यादा आता नहीं आपके। इकोनॉमी वाली चीजें हैं, तो जिनका बी कॉम है या कॉमर्स बैकग्राउंड है उनका तो ठीक है, अदर लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन इस तरीके से आपको कनेक्ट करके बताएंगे कि आप आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, टोटल 5 से 6 क्लासेस आप देख लीजिए, आप सारी चीजों को कनेक्ट करना सीख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअली आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। इससे रिलेटेड हमने देखा है कि 18, 19, 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएचयू की तरफ से। बैंक रेट, रेपो रेट से रिलेटेड इनडायरेक्ट करके ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हम सारा टॉपिक एक साथ कवर कर लेते हैं कि सब कुछ इंक्लूड हो जाए। देखिए, सबसे पहले दो वर्ड आप समझ लीजिए। ठीक है, दो वर्ड क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, और डिफ्लेशन क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि मार्केट में नॉर्मल प्राइस से ज्यादा, ठीक है, अगर महंगाई बढ़ जाए, ठीक है, जब प्राइसेस बढ़ जाए, जैसे अभी आप देख लीजिए कि ऑयल है, उसकी प्राइसेस अभी नॉर्मल रेट से ज्यादा है। ठीक है, जहां ये 75, 80 रुपीज, 85 रुपीज पर लीटर होना चाहिए, अभी ये कितने का है, 98, 100 का है। ठीक, तो जब नॉर्मल प्राइस से जब कोई चीज ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है महंगाई। ठीक है, महंगाई कब होगी, जब, ठीक है, प्राइस जब महंगी होगी, किसी चीज की प्राइस अधिक होगी, तो वही क्या है, महंगाई। तो ये है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है कि जब जो किसी भी कमोडिटी की जो नॉर्मल प्राइस होनी चाहिए, जब उससे कम उसकी वैल्यू हो जाए, तो वो होता है डिफ्लेशन का केस। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं। अभी देखिए मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए मस्टर्ड ऑयल है, अभी इस समय महंगा है, पेट्रोल डीजल इस समय महंगा है, ये सब इन्फ्लेशन का रेट है। पिछली बार लॉकडाउन में, इस बार नहीं, पिछली बार, ठीक है, पिछली बार जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, 3 महीने तक सब कुछ बंद था, तो जितनी भी वेजिटेबल हैं, ठीक है, सब 10 रुपीज पर केजी मिल रहे थे। हालांकि इनका नॉर्मल रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल रेट 20 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर केजी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 10 रुपीज आपको मिल रहा है। तो देखिए, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन हो, ये भी ठीक नहीं है, मार्केट में डिफ्लेशन हो, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा क्यों, देखिए, मान लीजिए कि कोई चीज महंगी है, तो आपको महंगा लगेगा, तो ठीक है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। कोई भी चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड आप क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन आप हमको ये बताइए कि डिफ्लेशन क्यों बुरा है। आपको नॉर्मल प्राइस से चीजें सस्ती मिल रही हैं, तो फिर इस पे खराबी कहाँ पे है, कोई आंसर करेगा। डिमांड ज्यादा बढ़ेगा सर। सप्लाई। चल ठीक है, हम, आपका आंसर सही है। ठीक है, कि डिमांड, जब प्राइसेस कम रहेंगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई अच्छा खासा है। ठीक है, तब बताइए डिफ्लेशन क्यों बुरा है। सर बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो सर एक बैलेंस होना चाहिए इकोनॉमी में वो बिगड़ हम्म, जाएगा। ठीक है, नहीं देखिए, आप ये, हम ये कह रहे हैं कि प्राइसेस कम हो रही हैं। ठीक है, अब प्राइसेस कम हो रही हैं तो आप कहेंगे कि डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर सप्लाई, सप्लाई वाला बैलेंस भी, सप्लाई वाला बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब आप ये बताइए, मान लेते हैं कि सप्लाई का कोई बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, तब फिर सर डिफ्लेशन क्यों बुरा है। एक्सपोर्ट का, सर क्या, गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण भी ऐसा होता है। नहीं, सब कुछ जो फ्री है। एक्सपोर्ट, सर देखिए, जीडीपी पे असर पड़ेगा मे बी। देखिए सिंपल सा आंसर आपको बता रहे हैं कि, देखिए, आंसर करने के बाद आप ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है,
आंसर करने के बाद सभी लोग ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी स्क्रीन, ठीक है, सबके फोन पे जाएगी। तो आंसर करते वक्त आप माइक ऑन करिएगा। देखिए, इन्फ्लेशन तो आपको समझ में आ गया कि प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन है, ये आपके लिए खराब है, ये आपको मालूम चल रहा है, ठीक है। डिफ्लेशन, कोई चीज सस्ती मिल रही है तो ये क्यों फिर खराब है? देखिए, कोई चीज सस्ती मिल रही है तो हमारे लिए ठीक है। मान लीजिए कि टोमेटो है, ठीक है, ये 10 रुपए पर केजी मिल रहा है, ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है। ये खराब किसके लिए है? फार्मर के लिए ये खराब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको 10 रुपए में मिल रहा है, आप कहाँ से खरीद रहे हैं? ठीक है, आप अपनी बगल वाले शॉप से खरीद रहे हैं, वो 8 रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। फिर होलसेलर एजेंट से कितने में खरीदा होगा? 6 रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। फिर एजेंट किसान से कितने में खरीदा होगा? 4 रुपए में खरीदा होगा। तो अब ये बताइए कि उसकी कॉस्टिंग ही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही किसान की कितनी आ जा रही होगी? 2-3 रुपए आ जा रही होगी, ठीक है। तो फिर क्या है? ये बेकार ही है, ठीक है। इसमें आपका फायदा है कि आपको चीजें सस्ती मिल रही हैं, लेकिन फिर इसमें किसान की इनकम नहीं है, ठीक। तो देखिए, मार्केट में जब डिफ्लेशन हो ना तब भी बुरा है, मार्केट में जब इन्फ्लेशन हो तब भी बुरा है, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इन्फ्लेशन, बैलेंस होना चाहिए, कोई चीज ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज ज्यादा सस्ती नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी द बैलेंस। अब देखिए, होता क्या है कि हमेशा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में कभी भी इन्फ्लेशन होगा या कभी भी डिफ्लेशन होगा, दो लोगों की एंट्री होती है, ठीक है। एक आरबीआई की एंट्री होगी, दूसरा गवर्नमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। सब कनेक्ट करके बता रहे हैं, कहीं से कुछ भी पूछेगा आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आरबीआई क्या करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के केस में? ये मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है? तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी यूज करती है, ठीक। अब एक चीज थोड़ा सा इसको सही करिएगा कि देखिए, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है, ये पहले ऐसा होता था। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कौन रेगुलेट करता है? तो एक मॉनेटरी कमेटी बनती है, इसमें आरबीआई के भी मेंबर होते हैं और गवर्नमेंट के भी मेंबर होते हैं। ये अभी हमने प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में कराया हुआ था, ये क्वेश्चन 2018 में आया भी था बीएचयू में, कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है, ठीक है। तो उसमें आरबीआई का ऑप्शन नहीं था, अगर आरबीआई का ऑप्शन आ जाए तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? मॉनेटरी कमेटी बनी होती है, उसमें गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के मेंबर होते हैं, वो उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि मॉनेटरी पॉलिसी पूरा आरबीआई के हाथ में था। तो देखिए, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो, दो लोगों की एंट्री होगी, एक आरबीआई की, एक गवर्नमेंट की। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती हैं उसको आप समझिए, और किस तरीके से ये पूरा इन्फ्लेशन का केस समझा जाता है, ठीक है, उसको देखिए। कुछ टर्म्स देखिए, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला टर्म है बैंक रेट, ठीक है। फिर इस सब पढ़ाने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे और उसका सॉल्यूशन आप ही करेंगे। देखिए, बैंक रेट क्या होता है इसको समझिए। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बैंक रेट है, रेपो रेट है। एक चीज आपको पहले से बता दें कि इसमें इस किसी भी रेट में पब्लिक का कोई मतलब नहीं। ये मत आप कहिएगा कि जिस रेट पे पब्लिक कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेती है ये सब कोई है, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है, इससे पहले दो चीज और समझ लीजिए कि बैंक जो है दो टाइप के हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और सेंट्रल बैंक। देखिए, कॉमर्शियल बैंक में नाम ही में कॉमर्स लगा है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और सेंट्रल बैंक का काम क्या है? ये सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, ठीक है। अब समझिए बैंक रेट क्या होता है। देखिए, इससे पहले आप ये समझिए कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं जो आप आसपास देख रहे हैं, एक्सिस बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ये सब देख रहे हैं, इनको प्रॉफिट कैसे होता है? तो देखिए, ये क्या करते हैं, ये पब्लिक है, ठीक है, ये बैंक है और ये इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ बिजनेसमैन है। देखिए, बिजनेसमैन को, ठीक है, क्या चाहिए? पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए। ये क्या करते हैं? ये बैंक के पास जाते हैं, ठीक। पब्लिक अपना पैसा कहाँ रखती है? बैंक के पास रखती है, इसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो पब्लिक का पैसा बैंक के पास गया, बैंक यही पैसा क्या करती है? बिजनेसमैन को दे देती है। अब बैंक को प्रॉफिट कैसे होता है? देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किया, ठीक है, सेविंग अकाउंट मान लेते हैं।
तो इस पे 4%, 3.5, 3%, 2.5 के आसपास, ठीक है, जिसका जो रेट है वो आपको बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। मान लीजिए 1 लाख पे 4,000 आपको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। लेकिन जो लोन लेता है उससे बैंक 10% चार्ज करती है, तो 10,000 बैंक कमा ली, ठीक है। तो देखिए 10,000 लिया और 4,000 आपको दे दिया, जो बीच का मार्जिन है वो बैंक का 6,000 रुपए क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरीके से सारे कॉमर्शियल बैंक इस तरीके से प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या करते हैं, लोन तो देते ही है बिजनेस सेक्टर को, आपका पैसा ये शेयर मार्केट में लगाते हैं, ठीक है, वहां से इनको सारी चीजें प्रॉफिट होती हैं, ठीक। अब बैंक रेट समझिए, देखिए बैंक रेट क्या होता है। देखिए होता क्या है कि पब्लिक का जो पैसा है वो तो बिजनेसमैन को लोन दिया ही जाता है, उसके बाद भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की थोड़ी कमी पड़ी जाती है। वो क्या करते हैं कि उसके बाद भी आरबीआई से पैसे लेते हैं और उसके बाद फिर लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आरबीआई कहती है, यार मान लीजिए कि आरबीआई ने 10 लाख रुपए का लोन दिया कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, एसबीआई को मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का लोन कॉमर्शियल बैंक ने दिया, सॉरी आरबीआई ने दिया। अब एसबीआई क्या करेगी, इस 10 लाख रुपए को बिजनेसमैन को दे देगी, ठीक है, और इनसे 10% चार्ज करेगी, ठीक है। तो 10 लाख रुपए पे 10%, 1 लाख रुपए एसबीआई की अर्निंग हो गई। अब आरबीआई जानती है कि जो हम पैसे देंगे वो कॉमर्शियल बैंक फिर लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं कि भैया चलो बैंक रेट हम 4% लेंगे, ठीक है, और 4 ये कितना 40,000 जो है ये कौन पाएगा, आरबीआई पाएगी, ठीक है। तब फाइनली बैंक को 60,000 रुपए का फायदा होगा। तो देखिए बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे ले या जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे दे उसी को कहते हैं बैंक रेट, ठीक है। सिंपल सी बात है, बैंक रेट क्या है कि जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को अमाउंट पैसे दे रही है या जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे ले रही है वही क्या है, बैंक रेट। अब इसमें 2 चीज और ऐड करिए। देखिए जब आप पैसे लेने जाएंगे कॉमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, तो बिना सिक्योरिटी के वो आपको लोन नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आप विजय माल्या तो है नहीं, ठीक है। विजय माल्या आप रहते तो आपको मिल जाता लोन, या नीरव मोदी होते तो लोन आपको मिल जाता, लेकिन आप इन दोनों में से कोई नहीं है, तो आपको फिर लोन नहीं मिलेगा। जब तक आप घर का कागज नहीं दे देंगे तब तक आपको 1 रुपए का लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ना आपका कोई पॉलिटिकल अप्रोच है तो लोन नहीं मिलेगा आपको, तो आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। आप मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी देनी होगी। उसी तरीके से बैंक रेट में क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक को कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसी सिक्योरिटी की, ठीक है, उसी सिक्योरिटी की वजह से आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को पैसे देती है। बताइए बैंक रेट में किसी को कोई डाउट है? सिंपल सी बात, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे ले या जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे दे वही क्या है, बैंक रेट, ठीक है, सिक्योरिटी को गिरवी रख के। बताइए किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझिए रेपो रेट क्या होता है। देखिए रेपो रेट भी सेम है, स्टार्टिंग में डेफिनेशन सेम है, क्या है कि जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे दे या जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे ले वही क्या है, रेपो रेट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, देखिए बहुत कम लोग जानते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंस, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस लोगों को मालूम है, वो है डेज को लेके, ठीक है। रेपो रेट को ओवरनाइट लोन भी कहा जाता है या इसको शॉर्ट टर्म लोन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए आपको मान लीजिए किसी से पैसे लेने हैं, तो आप कभी किसी से पैसे लेते हैं, कहते हैं हम 2 दिन में लौटा देंगे, ठीक है, अगले संडे तक लौटा देंगे, तो 5 से 6 दिन 7-8 दिन के लिए आप लोन ले रहे हैं। और एक होता है आप किसी से पैसे लेते हैं लेकिन कब आप देंगे, ठीक है, ये आप बताते नहीं है। तो देखिए जब 14 डेज तक जो पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई से, ठीक है, पैसे लिया है शॉर्ट टर्म के लिए 14 डेज तक लिया है, तो उस पर रेपो रेट लगेगा, ठीक है, उससे ऊपर लिया है तो फिर बैंक रेट लगेगा, ठीक है। इसीलिए रेपो रेट को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए, सॉरी, शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये पैसे लेती है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से, ठीक। और इसमें जो है एक चीज और, रेपो रेट में सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, ठीक है, बैंक रेट में देनी पड़ती है सिक्योरिटी, लेकिन रेपो रेट में नहीं देनी पड़ती। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सपोज करिए जो है
हमने 1 मंथ के लिए, ठीक है, लोन लिया है, तो बताइए हमें बैंक रेट देना पड़ेगा। मान लीजिए हम कॉमर्शियल बैंक है, तो बैंक रेट चार्ज होगा या हमसे रेपो रेट चार्ज होगा? और रेपो रेट सर। ठीक, 28 डेज तक रेपो रेट चार्ज होता है। अच्छा, ठीक है। सपोज कीजिए 3 महीने, देखिए रेपो रेट का 3 टाइम है, शॉर्ट टर्म है ये 7, 14, 28, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 7 दिन के लिए लीजिए, 14 डेज के लिए, 28 डेज के लिए लीजिए, ठीक है, ये सब रेपो रेट है। चलिए मान लीजिए कि हमने 3 महीने के लिए पैसे ले लिए, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक है, हमने आरबीआई से 3 महीने के लिए पैसे लिए, बताइए रेपो रेट लगेगा कि बैंक रेट लगेगा? बैंक रेट लगेगा। और किसी का कोई आंसर? ठीक है, सबका आंसर आ रहा है बैंक रेट। और किसी का कोई दूसरा भी आंसर है? सर पहले रेपो रेट लगेगा देन बैंक। अच्छा, और किसी का कोई आंसर? नहीं, बैंक रेट लगता है, बैंक रेट। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर अभी हम करते हैं आपको 10 सेकंड में, ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए कि सपोज कीजिए कि हमने 28 डेज के लिए लिया था, ठीक है, 1 महीने के लिए हमने लिया था, हमने कहा कि हम शॉर्ट टर्म में लौटा देंगे, लेकिन हम लौटा नहीं पाए, ठीक है। अब हम 3 महीने बाद लौटा रहे हैं, लिया था 28 डेज के लिए, लेकिन लौटा रहे हैं 3 महीने बाद, क्या रेट लगेगा? पहले क्वेश्चन का आंसर अभी कर रहे हैं, दूसरे का भी अभी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि हम 3 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, तो क्या लगेगा, रेपो रेट की बैंक रेट? तो मैक्सिमम लोगों का आंसर था बैंक रेट, एक डिफरेंट आंसर आया था, वो हमें याद है, ठीक है। पहला 3 महीने के लिए लिया था, दूसरे केस में लिया है केवल 28 डेज का, लेकिन लौटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्ज लेते हैं, टाइम पे लौटा नहीं पाते, कॉमर्शियल बैंक भी हो सकता है ना लौटा पाए, ऐसा होता भी है। लिया 28 डेज के लिए है, लेकिन लौटा रहे हैं 3 महीने बाद, बताइए रेपो रेट लगेगा कि बैंक रेट लगेगा? सर दोनों। दोनों लगेगा। और कोई आंसर कोई बताए? बैंक रेट सर। बैंक रेट, ठीक है। और कोई आंसर? चलिए ठीक है, इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर 99.9% टीचर नहीं जानते, ठीक है। जो बैंक से रिलेटेड है उन्हीं को इसका आंसर मालूम है, अदरवाइज किसी बुक में आपको आंसर नहीं मिलेगा और कहीं इसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक यूनिक चीज आपको बता रहे हैं, क्या है वो? एक्चुअली बैंक रेट कोई रेट नहीं होता है, ठीक है। बैंक रेट जो है ये होता है पेनाल्टी रेट, बैंक रेट कोई रेट नहीं, ये होता है एक्चुअली पेनाल्टी रेट होता है, ठीक है। देखिए दोनों का आंसर लगभग सेम ही था। होता क्या है कि 28 डेज तक आपने अगर लोन लिया है तो क्या देना है आपको? रेपो रेट देना, ठीक है। और उससे ऊपर जितना लेट हो रहा है, ठीक है, उस पर फिर आपको बैंक रेट देना, ठीक है। देखिए मैक्सिमम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे, पहले वाले में तो अधिकतर लोगों को क्लियर था कि 3 महीने के लिए लिया है तो ये सॉरी बैंक रेट लगेगा, दूसरे में लिया 28 डेज का है, ठीक है, और दे रहे हैं 3 महीने बाद, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो गए थे। देखिए कोई कंफ्यूजन आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको आंसर बताते हैं। 28 डेज, 7, 14, 28 डेज तक आपने अगर पैसा लिया, ठीक है, रेपो रेट, उससे ऊपर जितना लेट हो रहा है फिर बैंक रेट, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने लिया है 3 महीने के लिए, ठीक है, तो इसमें 1 महीने जो है वो आपका क्या लगेगा? रेपो रेट लग जाएगा, ठीक है। गणेश जी का आंसर सही था, और बाकी के जो 2 महीने हैं वो फिर आपका उस पर बैंक रेट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बैंक रेट पेनाल्टी रेट होता है, जितना लेट आप दीजिएगा, ठीक है, उस हिसाब से फिर आपको देना होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट? चलिए, सर तो इसमें दोनों ही लग जाएगा, बैंक रेट हाँ, एंड रेपो रेट दोनों लगेगा, स्टार्टिंग में रेपो रेट लगेगा फिर बैंक रेट लगेगा। मतलब 28 डेज के लिए रेपो रेट रेपो लगेगा रेट, हाँ, आफ्टर, बाकी के लिए और उसके बैंक रेट, ठीक है। एक महीने के लिए सबके लिए फ्री है, सबके लिए रेपो रेट लगेगा, ठीक है, बाकी सब बैंक रेट लगेगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो बैंक रेट आपको क्लियर हो गया, रेपो रेट क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है CRR,
ठीक है, अभी सब एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए CRR क्या होता है, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। देखिए एक्चुअली जो भी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये चाहती है कि हमारे पास जितना भी कैश है, ठीक है, सब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सब लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन आरबीआई क्या कहती है कि सपोज कीजिए कॉमर्शियल बैंक के पास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 लाख रुपए हैं कैश। आरबीआई कहती है कि आप 4% जो है आप लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, इतना कैश आपको साइड में रखना है। मतलब 40,000 रुपीज आपको जो है ये साइड में रखना है, ये आप लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। ठीक है, क्यों ऐसा होता है अभी इसका रीजन बताते हैं। ठीक है, तो सीआरआर क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास जितने भी कैश रिजर्व हैं उसका जितना भी परसेंटेज उनको साइड में रखना होता है, ठीक है, जो लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते उसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए कि सपोज कीजिए कोई कॉमर्शियल बैंक नहीं रख रही है पैसे, तो क्या आरबीआई देखने आ रही है कि वो रख रहे हैं कि नहीं? कैसे रेगुलेट होगा ये? से CRR देख के ही लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंक को। देखिए कॉमर्शियल बैंक होता क्या है, ये सीआरआर होता क्या है कि जितना भी कैश है, ठीक है, साइड में हमको रख लेना है। अब ये बताइए कि मान लीजिए आरबीआई ने कहा कि आप 4% जितना भी रिजर्व बन रहा है आपको रखना है साइड में। ठीक है, अब आप ये सर बताइए। आरबीआई में रिजर्व बनाना पड़ता है शायद। ठीक है, तो ये आरबीआई में रिजर्व बनाना पड़ता है। ठीक है, ये बताइए जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो कैश जाके आरबीआई के जितने भी ब्रांच ऑफिस है वहां जाके जमा करते होंगे हर नहीं। दिन? जाते होंगे हर दिन? नो सर। तब कि तब कैसे मेंटेन होता होगा? सर 4% वो रिजर्व रखता होगा आरबीआई क्या अपने कह रहे पास। हैं, क्या कह रहे हैं? 4% जो है 4% वो रिजर्व रखता होगा आरबीआई अपने पास। आरबीआई क्यों रखेगा? ये सब जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको रखना है। ठीक है, जैसे बचपन में घर वाले जब पैसे दिए करते थे, पैसा दिया करते थे, जैसे सपोज कि कोई रिलेटिव आ गया, ठीक है, उसने 50-100 रुपए दे दिए, ठीक है, तो घर वाले कहते थे खर्च मत करना इसको। ठीक है, या मैक्सिमम खर्च करना तो 10 रुपए से ऊपर नहीं खर्च होना चाहिए। ठीक है, बाकी हमको अपने पास पैसे रखने पड़ते थे। ठीक है, कभी भी वो पूछ दिया करते थे कहाँ है वो पैसे। देखिए परेशान नहीं करेंगे आपको ज्यादा। होता क्या है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, उनका आपने स्ट्रांग रूम देखा होगा, बाहर से स्ट्रांग रूम देखा होगा। ठीक है, तो जो अलमारी टाइप का बॉक्स बना होता है उसी में एक बॉक्स बना होता है, उस पर लिखा होता है सीआरआर। आज ये कॉमर्शियल बैंक के पास जितने भी कैश होते हैं, ठीक है, उसका सर्टेन परसेंटेज उनको वहां पे जमा कर देना होता है। ठीक है, सपोज कीजिए मान लीजिए 10 लाख रुपए है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, आप गए 5 लाख रुपए आपने अभी तुरंत और जमा कर दिया, तो कितना हो गया? 15 लाख। ठीक है, अब 15 लाख का मान लीजिए जो भी रेट चल रहा है सीआरआर का 4%, उनको क्या करना है? रिजर्व रखना है। अब आरबीआई कहाँ देखने आ रही है कि वो रिजर्व रखा हुआ है कि नहीं? तो देखिए होता क्या है, ना कोई लेने आता है ना जाके देना होता है। वहां पे सीआरआर एक स्ट्रांग रूम में एक बॉक्स बना होता है, उस पर बाहर सीआरआर लिखा होता है, उसमें उनको बनाना होता है। क्या सीआरआर का यूज है अभी बताएंगे सब एक साथ। ठीक है, सब एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। वहां उनको रिजर्व बनाना पड़ता है। अब बात यह आती है कि अगर रिजर्व नहीं बनाए तो देखिए क्या होता है कि आरबीआई की तरफ से अचानक से ऑडिटिंग कर दी जाती है और ठीक है, टोटल कैश का अगर बनाया नहीं गया है रिजर्व, ठीक है, तो अच्छा खासा फाइन लगता है। और आप गूगल करके देख लीजिएगा, कोई ऐसा बैंक नहीं बचा है जिसपे फाइन ना लगा हो। सब पे करोड़ों करोड़ों रुपए का फाइन लगा है, क्योंकि वो आरबीआई की बात नहीं मानते। ठीक है, तो सारे बैंक हैं, सब पे फाइन लगा हुआ है। किसी को सीआरआर को लेके लगा है, ठीक है, उनकी पॉलिसी को रेगुलेट ना करके बनाना जो नहीं किया उसको बनाया गया है। ठीक है, फाइन सब पे लगा हुआ है, इसलिए बनाना पड़ता है इसको। ठीक है, तो ये है सीआरआर, टोटल कैश का सर्टेन परसेंटेज जो हम लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, एक साइड में जो रखना पड़ता है वो क्या है? सीआरआर। ठीक है, सब एक साथ इसका यूज बताते हैं आपको। उसके बाद आता है एसएलआर, ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि लिक्विड एसेट क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये समझिए कि लिक्विड एसेट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आईफोन प्रो मैक्स है, ठीक है, और गोल्ड है। बताइए दोनों में से लिक्विड एसेट क्या है?
गोल्ड। ठीक है, गोल्ड होगा सर। ठीक है। अब आपने बता तो दिया, अब कोई हमको एक्सप्लेन कर दे लिक्विड एसेट होता क्या है। इसको जिसका विद इन सर 12 जो मंथ्स हम चेंज कर सकते हैं कैश में। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। जिसको हम, ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे आईफोन प्रो मैक्स भी जल्दी बिक जाएगा, गोल्ड भी जल्दी बिक जाएगा। ठीक है, मान लीजिए गोल्ड है आपके पास, रात में आप जाइए 2 बजे, ठीक है, गोल्ड जाइए आईफोन प्रो मैक्स बेचने। ठीक है, आप अगर कितने का आता है, 1,12,000 जितने का भी आता हो, ठीक है, आप रात में बेचने जाइए, आधे दाम पे भी बेचेंगे, लोग नहीं खरीदेंगे, सोचेंगे कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है, सुबह ही देखेंगे वो गोल्ड कभी भी बिक जाएगा। ठीक है, आप जो ज्वेलरी शॉप है उसके घर चले जाइए, आप अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं चले जाइए, गोल्ड आराम से आपका बिक जाएगा। लिक्विड एसेट है ये। तो होता क्या है कि एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कॉमर्शियल बैंक के पास जितने लिक्विड एसेट हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास गोल्ड भी तो है, उसका सर्टेन परसेंटेज जो उनको साइड में रखना पड़ता है उसको कहते हैं एसएलआर। ठीक है, क्योंकि जब कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसे लेगी तो कुछ उनको सिक्योरिटी में रखना पड़ता है। अब ये जो एसएलआर की वैल्यू है, ये जो एसएलआर में साइड में गोल्ड रखे हुए हैं उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो टोटल लिक्विड एसेट का जो सर्टेन परसेंटेज साइड में रखना है, ठीक है, वो क्या है, एसएलआर। अब एक चीज और रह गई है, ठीक है, आखिरी, वो है रिवर्स रेपो रेट। 2 मिनट के बाद से आपको सारी चीजें सब समझ में आने लगेंगी। अभी तो ये सब लग रहा होगा कि रटने टाइप का हो गया, कि जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे ले बैंक रेट है, जो सर्टेन परसेंटेज जितना कैश बनाना हो सब सीआरआर है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे है, सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या है, कोई बताएगा? जिस रेट पे आरबीआई पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से। सिंपल बात है। ठीक है, अब रेपो रेट आप जानते हैं कि जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे ले वो रेपो रेट है शॉर्ट टर्म के लिए। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसे ले। तब इस केस में, ठीक है, क्या है ये, जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेती है वो क्या है, रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को क्या करेगी, सर्टेन इंटरेस्ट देगी। अब ये सब कहाँ यूज होता है, अब आप इसको समझिए, एक एक चीज करके समझिए। हमने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था ना कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। मान लेते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन है। मार्केट में इन्फ्लेशन क्यों है, सबके पास पैसे हैं। जब सबके पास पैसे होंगे, ठीक है, सब ज्यादा पे करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, प्राइसेस ज्यादा होंगी, प्राइसेस सब क्या होंगी, ज्यादा होंगी। जैसे देखिए, दिल्ली महंगा है, ठीक है, इलाहाबाद थोड़ा सस्ता है, बनारस भी सस्ता है, ठीक है, बेंगलोर और महंगा है। ये सब क्या है, यहाँ दिल्ली में ज्यादा पैसा है कि इलाहाबाद में ज्यादा पैसा है, दिल्ली में ज्यादा पैसा है, वहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा है। ठीक है, वहाँ जो रूम है, जो फ्लैट है, सब महंगे हैं। जब मार्केट में पैसा ज्यादा होगा, या जिस एरिया में पैसा ज्यादा होगा, वहाँ क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो अब देखिए आरबीआई कैसे क्या करती है, मैंने समझिए। देखिए बैंक रेट को कैसे यूज करती है, इसको समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। अब आरबीआई क्या करेगी, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं फिर बताते हैं। आरबीआई बस हमको इतना बता दीजिए कि बैंक रेट बढ़ाएगी कि कम करेगी, फिर हम बताते हैं आपको। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं बताएं। मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, कम करेगी। ठीक है, आरबीआई बैंक रेट बढ़ाएगी कि कम करेगी, बस आप बस यही बताइए, रीजन हम आपसे नहीं पूछेंगे। सर बढ़ाएगी। ठीक है, चलिए आंसर इसका बताते हैं। देखिए सर कम करेगी ना। चलिए इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। देखिए जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो बैंक रेट बढ़ाएगी। क्यों बढ़ाएगी, देखिए आप बैंक रेट जानते हैं क्या होता है। जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, आरबीआई से पैसा लेती है, वही क्या है, बैंक रेट है। अब मान लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक 10 लाख रुपए ले रही है, ठीक, इस पे इसको 4% देना पड़ रहा है। ठीक, अब आरबीआई कहेगी कि अब हम 4% नहीं लेंगे, अब हम 4.5% लेंगे या 5% लेंगे। ध्यान दीजिए कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जब बैंक रेट बढ़ गया, ठीक है, अब जहां पहले 4% था तो कॉमर्शियल बैंक को 10 लाख पे 4% केवल 40,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब 5% देना पड़ रहा है, तो अब कॉमर्शियल बैंक को 50,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए जब बैंक रेट बढ़ेगा
तो कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब बैंक रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, बस एक समझ जाइए, सब हो जाएगा। ठीक है, जब बैंक रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, आरबीआई से लोन कम लेगी। अब ये बताइए कि जब आरबीआई से उसने लोन कम लिया है तो मार्केट में लोन डिस्ट्रीब्यूट भी कम करेगी। जब मार्केट में लोन कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम कम होगी। सारी चीजें कोरिलेट करते रहे, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। सारी चीजें देखिए कितना हमने एरो बनाया है, फिर से समझिए, अभी उस पर फिर आएंगे। मान लीजिए कि आप एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, अब एमबीए करने के बाद जो आप तैयारी कर रहे हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप जॉब करिए, ठीक है, या फिर आप कोई बिजनेस करिए। ठीक है, जैसे देखिए हमने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दिया, प्लेसमेंट भी हमने छोड़ दिया, अब एजुकेशन सेक्टर में हमारे साथ 5-6 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, सब एम्प्लॉयमेंट है, सबकी इनकम बढ़ रही है। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप जॉब करिए या फिर आप कुछ स्टार्ट करिए। मान लेते हैं कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये बताइए कि मार्केट में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं। ठीक है, मान लेते हैं आप रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहे हैं, ठीक है, अब आप कुछ बनाएंगे, ठीक है, लंच डिनर, ठीक है, मोमो चाउमीन ये सब आप बनाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, फर्नीचर की आपको जरूरत होगी, ठीक है, वायरिंग कराएंगे, सब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की जरूरत होगी, फैन की जरूरत होगी, एसी की जरूरत होगी, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मान लीजिए जो आप आइटम बना रहे हैं खाने पीने का, प्रोडक्शन बढ़ा, आपने 5-6 लोगों को रखा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। जिनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उनकी इनकम बढ़ेगी, अब उनके पास पैसे आएंगे तो मार्केट में क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जब मार्केट में इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो क्या किया जाता है, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब जब बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेगी, और जब कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेगी तो मार्केट में लोन कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। मार्केट में जब लोन कम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इन्वेस्टमेंट, आप ये 10 लाख रुपए आप लाएंगे कहाँ से, एक सेकेंड, ये आप 10 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से, ठीक है, लोन लेना पड़ेगा आपको, या आप अपना घर का पैसा लगाइए। ठीक है, मान लीजिए कि लोन आपको नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अपने आप सारी चीजें क्या होंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी तरीके से रेपो रेट भी महंगा होगा, कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। देखिए इन्फ्लेशन होता क्यों है, सबके पास पैसे हैं, ठीक है, सब देने के लिए तैयार हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, अभी सबके पास पैसे ना हो, अभी जैसे पिछली बार लॉकडाउन में क्या था, पैसे लोगों के पास नहीं थे, सबकी सब जितनी भी चीजें हैं वो सब कम हो गई। इन्फ्लेशन देखिए 2 चीज की वजह से होता है, ठीक है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक साथ सब क्लियर हो रहा है आपका। देखिए जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो तब इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। दूसरा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, और भी रीजन है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जब हमको बनाने का खर्च ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो प्राइसिंग ज्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और एक तो रीजन ये नेचुरल फैक्टर है, मान लीजिए कि इतनी बारिश हुई, फसल खराब हुई तो प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है, तो नेचुरल फैक्टर हो गया। एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया कि हम ही को बनाने में खर्च ज्यादा लग रहा है, ठीक है। जैसे भी आप देखिए आपकी फीस कितनी कम है, ठीक है, केवल 999 रुपीज में आपको सारी चीजें अवेलेबल करा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए सब कोरिलेट करिए आप, ठीक है, हमें किसी चीज का खर्च नहीं देना, ठीक है, कोई ऑफिस नहीं, ठीक है, कोई जगह नहीं, ठीक है, कहीं कुछ करना ही नहीं है, सब ऑनलाइन पढ़ाना है, इसलिए रेट कम हो गया। तो जब हमें कॉस्टिंग हमारी कम आएगी तो प्राइसिंग भी कम हो जाएगी। लेकिन अब कॉस्टिंग अगर रखी जाए, अभी ऑफलाइन क्लास रखी जाए, ठीक है, तो फिर कॉस्टिंग हमारी अधिक आएगी, रेंट देना होगा,
कॉस्टिंग अधिक आएगी, ठीक है, प्राइस अधिक हो जाएगी। तो ये तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। अभी जो हम आपको बता रहे थे वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बता रहे थे। मार्केट में जब सबके पास पैसा रहेगा तो सब अधिक पे करने को तैयार रहेंगे, और जब सब अधिक पे करने को तैयार रहेंगे क्या होगा? इन्फ्लेशन। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, गांव में आप जाइए, फ्लैट लेने जाइए, आपको सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप दिल्ली बेंगलोर में चले जाइए, ठीक है, सब पैसा पे करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, एक छोटा सा कमरा 10,000 का है, 12,000 का है। तो ये होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से लिंक पे क्लिक करिएगा।